ठीक, तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन F1 यस सर। नहीं हो पा रहा है क्या वेरीफाई वहां पे रोल्स थ्योरम? हो रहा है सर। एक काम ये करो तुम वहां पे, पहले तो वो कंटिन्यूअस है क्योंकि उसका जब तुम डोमेन निकालोगे तो उसमें वो कंटिन्यूअस आएगा, तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। बस अब ए एंड बी पे वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो एफ ऑफ ए कितना आता है? एफ ऑफ ए 0 0 आता है क्या? पी आते हैं सर। यस सर 1 हो जाता है। ये आता है। एन एफ ऑफ बी कितना आता है? पी आता है, पी आते हैं ठीक है। सर तो ये पी पी आ जाता है, ठीक। तो दोनों पे वैल्यू भी सेम आ रही है। अब हमें अगर वेरीफाई करवाना है रोल्स थ्योरम को, तो क्या दिखाना जरूरी है? एफ डैश एक्स जहाँ पे 0 हो रहा है वो पॉइंट हमें ए एंड बी के बीच में दिखाना पड़ेगा, एटलीस्ट एक पॉइंट। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं तो ये लॉग बेस ई है, मतलब वो एल एन है, तो उसका डिफरेंशिएशन। या तो तुम एक काम करो, पहले प्रॉपर्टी लगाओ उसके बाद डिफरेंशिएट करो। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एल एन प्लस पी। अब डिफरेंशिएट करो, 1/x² प्लस ए बी इंटू 2x, चेन रूल से यहाँ पे 1/x इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, चेन रूल से प्लस 0। तो एफ डैश एक्स जो है वो आ रहा है 2x/x² ए बी माइनस 1/x। अब एफ डैश एक्स 0 कहाँ पे हो रहा है वो पॉइंट निकाल लेना। तो ये 2x/x² प्लस ए बी इज इक्वल टू 1/x। वो जब निकालने जाओगे, ठीक है, रूट ए बी। तो वो x इज इक्वल टू आ जाएगा x² इज इक्वल टू ए बी। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट ए बी। अब जब तुम रूट ए बी की बात करोगे तो वो ए एंड बी के बीच में आता है, ठीक है, वो ए एंड बी के बीच में आएगा, तो वेरीफाई हो गई, ठीक है। F2 F3 यस सर। कौन सा? यस सर F2 या F3? F2 F3 F2 में क्या होगा? यूजिंग रोल्स थ्योरम प्रूव दैट। अब तुम उसको F डैश सर, वो P से ले लो ना, उसको F डैश। ठीक है, मतलब P के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करेगा ये। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स निकालोगे, -x प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। अब ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। एफ ऑफ -1 कितना आता है? p/2 प्लस p/2 प्लस 1 आता है ना। एक मिनट, p/2 प्लस डी, डी। p/2 प्लस डी। एंड एफ ऑफ 1 भी कितना आता है? p/2। p/2 प्लस डी। तो मतलब रोल्स थ्योरम यहाँ पे लग रही है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा मीन्स ये वो -1 to 1 के बीच में एटलीस्ट किसी एक पॉइंट पे 0 हो रहा होगा। तो देख लो, प्रूव हो गया। यस सर। आसान था ना ये, ठीक है। उसके बाद F3 है क्या? यूजिंग रोल्स थ्योरम शो दैट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वैनिशेस एट इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल 0 to 1। मतलब 0 to 1 में इनफाइनाइट जगह पे वो ये हो रहा होगा, बताना है हमें, ठीक है। एक तो तुम इसको देख सकते हो ग्राफ से, तो नहीं देखते हैं। एफ डैश एक्स निकालो, चलो। ये क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस है ये, यस। है ना। फिर उसके बाद 0 to 1 के बीच में डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा वो।
ओपन 0 है वहां पे, ध्यान रखना। तो 0 to 1 के बीच में डिफरेंशिएबल भी होगा। तो अब हम इसको एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो वो आ जाता है साइन पाई बाय एक्स माइनस कॉस पाई बाय एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स एलसीएम ले लेंगे तो ये देखो, या तो एफ डैश एक्स 0 कहाँ पे होता है वो हमें देखना है ना, वैनिशेस बोला गया है। तो यहाँ से यह आ जाएगा साइन पाई बाय एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाय एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ से कॉट पाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स आ रहा है। ठीक है, कॉट पाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस आते हैं? सर वहाँ पे पाई भी रहेगा ना सर कॉस के साथ? हाँ, पाई भी रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में पाई भी रहेगा, ये पाई आ जाएगा। तो ये एक्स बाई पाई कितने जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे बताओ ये? कॉट पाई बाय एक्स का ग्राफ बना सकते हो क्या? बोलो। एक जगह पे करेगा सर। नहीं बेटा, सोच समझ के। कॉट पाई बाय एक्स का ग्राफ, पाई बाय एक्स का, एक्स बाय पाई का नहीं कह रहा हूं मैं, पाई बाय एक्स का बनाओ। तो ये बताओ, जब हम x की जगह पे 2 लेंगे तो क्या वो 0 होगा? मतलब ग्राफ बनाओ तुम लोग, मेथड हमने देखी हुई है ग्राफ बनाने की। या तो तुम एक काम करो, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लो। जब हम लिखेंगे tan पाई बाय एक्स तो यह आ जाएगा पाई बाय एक्स ही आएगा, है कि नहीं? tan पाई बाय एक्स। तो यहाँ से पाई बाय एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय एक्स। ठीक है, लेकिन ये तो कैंसल आउट ही हो जाएगा। एक मिनट, सब सही तो किया है ना? यहाँ पे पाई था, एफ डैश एक्स 0 साइन पाई बाय एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन ये एक एक्स गया। हो गया ना सर प्रूव? कैसे? वो कैंसल आउट हो रहा है, मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है। कैंसल आउट हो रहा है मतलब? यहाँ पे एक मिनट, एन की वैल्यू 0 ले लो। ठीक है, एन की वैल्यू 0, तो पाई बाय एक्स इज इक्वल टू पाई बाय एक्स आ रहा है। आ रहा है, हाँ सही है। तो पाई बाय एक्स इज इक्वल टू पाई बाय एक्स आ रहा है, तो कितनी एक्स की वैल्यूज के लिए आएगा? आर इनफाइनाइट एक्स की वैल्यूज के लिए आएगा, है कि नहीं? ये मैंने जनरल सॉल्यूशन लिखा इसका, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा वगैरह जो था। एक मिनट, दिक्कत यहाँ पे भी एक है, ये अल्फा आएगा, tan इनवर्स पाई बाय एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे बस एक चीज ये, ठीक है, यहीं पे देख लो, जो डिफरेंशिएशन किया है ना हमने वहीं पे दिखा देता हूँ कैसे। ये मुझे बस ये दिखाना है, ये इनफाइनाइट जगह पे 0 होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से तुम एक काम करो, कॉस को बाहर ले लो, कॉस पाई बाय एक्स, तो यह आ जाएगा tan पाई बाय एक्स माइनस पाई बाय एक्स आएगा। ठीक है, हाँ अब यहाँ से पाई बाय एक्स को भी जब हम बाहर ले लेते हैं, तो पाई बाय एक्स और अंदर में आ जाएगा tan पाई बाय एक्स अपॉन पाई बाय एक्स माइनस 1। अब ये बताओ, अगर हमने पाई बाय एक्स को बहुत छोटा ले लिया, बहुत छोटा ले लिया, तो क्या इसकी वैल्यू 1 जाएगी? हाँ सर। यस है ना?
और ये 1 जाएगी तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब पाई बाय एक्स को बहुत छोटा बनाने के लिए एक्स को हमें बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, एक्स को बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। एन एक्स बहुत बड़ा अगर हम लेते जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी एक्स की वैल्यूज मिलेगी हमें। सर x 0 to 1 ही रहेगा ना? एक 0 to 1 बोला है क्या? यस हाँ वो भी एक है, एक 0 to 1, ये भी एक चीज सर देखिए। उसका cos ग्राफ भी फाई का नहीं। ये बहुत ज्यादा जगह पे कट कर सकते हैं हम, 0 बना सकते हैं। ग्राफ से ही जाओ फिर, तो मैंने देखा नहीं वो कंडीशन 0 to 1 वाली, ग्राफ ही है फिर। नहीं बन रहा है सर ग्राफ। नहीं बन रहा क्या? ठीक है, यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ये साइन पाई बाय एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाय एक्स इंटू पाई बाय एक्स, ठीक है। तो tan पाई बाय एक्स इज इक्वल टू आ रहा है पाई बाय एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद tan पाई बाय एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो y इज इक्वल टू tan पाई बाय एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा ये, सेक स्क्वेयर पाई बाय एक्स इंटू माइनस पाई बाय एक्स स्क्वेयर, ठीक। अब x से 0 to 1 के बीच में, तो 0 to 1 के बीच में है तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, निगेटिव मतलब ये ऑलवेज निगेटिव आएगा, दिख रहा है? यस यस सर। ठीक है, ऑलवेज निगेटिव आएगा। ऑलवेज निगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है, उसके लिए डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो 0 पे उसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, सॉरी मैक्सिमम आएगी, एंड 1 पे मिनिमम आएगी। तो तुम लोग बताओ 0 पे इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 0 पे इंफिनिटी, बोलो। यस सर। यस एंड जब x 1 जा रहा है तो वहां पे उसकी वैल्यू कितनी आएगी, x जब 1 जा रहा है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0 0। लेकिन बीच में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं जहां पे नॉट डिपेंड होगा वो। नॉट डिफाइन नहीं रहे, नॉट डिफाइन तो उसके लिए वहां पे 2 वगैरह आना चाहिए। जैसे ये 1/2, 1/4, 1 ये वहां पे वो 0 होने वाला है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे और वो 0 to 1 के बीच में आते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन, इतना दिमाग खा रहा है में, कुछ और चीज हो सकती है, वैनिशेस एट इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 1। वो इनफाइनाइट दिया गया है मतलब उसको इनफाइनाइट जगह पे ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ऐसा दिखाना ही पड़ेगा हमें 0 to 1 के बीच में। tan पाई बाय एक्स इज इक्वल टू पाई बाय एक्स, tan पाई बाय एक्स का डिफरेंशिएशन ये रहा, है ना, पेन मिस्टेक नहीं रहे, वो तो दिख भी रहा है ना हमें भाई। ये जो tan है वो 0 आ रहा है, बहुत सारे x के लिए आ सकता है 0, 1/2,
या तो फिर एक काम ये करते हैं, चलो ये सब हटाओ, कंडीशन ही चेंज कर लेते हैं। सर हाँ, हम ये पाई बाय एक्स की जगह पे टी पुट कर लेते हैं। तो तुम बताओ ये टी कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? टी एक्स वेरी कर रहा है 0 to 1, तो टी कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? पाई टू इंफिनिटी। पाई पाई टू टू इंफिनिटी जाएगा। पाई टू इंफिनिटी। ठीक है, अब तो दिख जाएगा ये टी जाएगा पाई टू इंफिनिटी। हमने सब्स्टिट्यूट भी किया ना, उसके साथ साथ कंडीशन भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा tan t इज इक्वल टू टी। अब tan t का जब तुम ग्राफ बनाओगे पाई टू इंफिनिटी में तो बना सकते हैं, है क्या नहीं? ये पाई पे 0 होगा, यहाँ से शुरू होगा, फिर 3 पाई/2। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके से आएगा, ये ऐसे ग्राफ बनते हुए चले जाएंगे उसके। एंड y इज इक्वल टू टी वाली लाइन बनाएंगे तो कितने जगह पे इंटरसेक्ट करेगी इसको? अब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जगह इनफाइनाइट। दिख गया? यस सर। यस सर। कोई डाउट? क्योंकि अब वो डायरेक्टली Yes. तो नहीं देख पा रहे थे, वो ग्राफ वगैरह भी गंदा। हमें तो बस क्या दिखाना है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन से इतना दिखाना है। ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया, तो t आ गया पाई टू इंफिनिटी। ठीक, तो tan t इज इक्वल टू टी। अब उसमें हमें दिख रहा है कि वो इनफाइनाइट जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब उसका जो डेरिवेटिव है वैनिशेस एट इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स। सही है वो। ठीक है, क्लियर है क्या जिसका भी डाउट था ये? हाँ सर। क्लियर है सर। यस सर। चलो नेक्स्ट, F4 वो दिख गया होगा किसका डिफरेंशिएशन है यस सर। है ना? यस सर। f ऑफ x इंटू जी डैश एक्स का वो डिफरेंशिएशन है। F5 डाउट। डाउट है सर। डाउट है। डाउट है। आज देखेंगे ही। या तो हमें एक चीज ये पता थी ना, क्या कहते हैं, जो tan x है, tan x किसकी बात करनी है आज? चलो देख ही लेंगे, LMVT देखने वाले हैं ना हम, उसमें उसी में ऐसी इनइक्वालिटीज बनती। ठीक है, सर वो पाई बाय 5 से कैसे बड़ा है वो बता दीजिए बस। वो बता दूंगा उसी डिस्कस, वो जब मैं बताऊंगा LMVT उसी में ले लेंगे इसको। फिर उसके बाद F6 ये भी LMVT का ही है या नहीं? ये वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, नहीं सर ये लिमिट का नहीं। ये रोल्स का है, रोल्स का है। फंक्शन कौन सा लेना है? f ऑफ x एच डैश एक्स। एफ ऑफ एक्स माइनस 2g ऑफ एक्स। 2g ऑफ x। प्लस डी। ठीक है, प्लस डी, हाँ ले सकते हैं। फिर उसके बाद F7 डाउट है सर। F7 एक्सपांड करके करने जाओगे तो बहुत गंदा है, लेकिन हम अभी डिटर्मिनेंट्स पढ़ने वाले हैं। ये तो डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट सर उसको Yes, ज्यादा yes. एक्सपेंड नहीं किया तो इजी है सर। हाँ वो, लेकिन डिफरेंशिएशन आना चाहिए ना बेटा, डिटर्मिनेंट्स का आता है क्या? डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन अभी हमें नहीं आता है। या तो तुम डायरेक्टली 2-3 प्रॉपर्टीज है, ठीक है, 2-3 प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट की, जब वो डिटर्मिनेंट देखेंगे तो उसमें लिख लेंगे। डिफरेंशिएशन की वैसे जरूरत नहीं है इसमें, बस हमें क्या दिखाना है, ये कंटिन्यूअस है। तो देख लो वो साइन क्यूब एक्स, एक्स इंटू ई की पावर एक्स एंड वो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कंटिन्यूअस रहते हैं, डिफरेंशिएबल रहता है। तो इसका मतलब कंटिन्यूअस Yes, sir. डिफरेंशिएबल है। एंड जब तुम ए पे वैल्यू निकालोगे तो Zero. ए पे वैल्यू निकालोगे जीरो। तो पहला वाला कॉलम एंड दूसरा वाला कॉलम, क्या उनमें सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं क्या? यस सर। सेम हो जाएंगे पहला कॉलम एंड दूसरा कॉलम एंड अगर ऐसा होता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रहती है, ध्यान रखना। अभी देखेंगे, अभी आगे हम। एंड बी जब पुट करेंगे तब भी वो 0 रहेगा। तो देख लो क्या रोल्स थ्योरम लगेगी यहाँ पे? हाँ सर। लग जाएगी।
एंड रोल्स थ्योरम अगर लग जाएगी तो वहां से हम बोल ही सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल 0 to 1। ठीक है, फिर उसके बाद f8 f9 Doubt. Yes, sir. f is continuous in a to b and differentiable in a to b such that f of a upon a is equal to f of b upon b, then prove that there exists x such that f dash x naught is equal to f of b upon a, f of a upon a and f of b upon b। ठीक है, तो यहाँ से एक फंक्शन हमें लेना होगा f of x by x। f of x by x। ठीक है, तो बताओ क्या ये कंटिन्यूअस है? हाँ है, डिफरेंशिएबल Yes, भी sir. है, एंड उसके बाद ए एंड बी पे वैल्यू सेम आ रही है, तो रोल्स थ्योरम लगेगी। ठीक है, रोल्स थ्योरम लगेगी, लेकिन उसका यहाँ पे तो उससे तो हम ये बता सकते हैं ना, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा एच डैश वो इक्वल टू 0 होगा एटलीस्ट 1 पॉइंट। हाँ, उससे मिल जाएगा ना, रोल्स थ्योरम यहाँ पे लग रही है, वो तो दिख जाएगा। फंक्शन एफ ऑफ एक्स बाय एक्स लेना है, उसकी हिंट कहाँ से लगी? वो एफ ऑफ ए अपॉन ए से एंड एफ ऑफ बी अपॉन बी से। ठीक है, तो अब हमने इसमें डिफरेंशिएशन किया तो एच डैश एक्स, तो एच डैश एक्स कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स अपॉन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यह आएगा। एंड हमें रोल्स थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि एच डैश एक्स 0 होगा फॉर एटलीस्ट 1 पॉइंट इन ए टू बी, तो वो पॉइंट है यहाँ पे एक्स नॉट, तो मान लेते हैं वो एक्स नॉट है। तो यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर, तो दिख गया क्या? एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू ये आता हुआ, एंड वो जो Yes, sir. पॉइंट है वो ए टू बी के बीच में है, तो सही है, रोल्स थ्योरम से इसको दिखा दिया हमने। क्लियर? Clear है sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2। कभी कभी जो वो फंक्शन हम एज्यूम करते हैं उसको एफ डैश एक्स लेना पड़ता है, या कभी डायरेक्टली उसको देखते हुए भी हिंट मतलब आइडिया लेनी होती है कि क्या ले, उसको एच ऑफ एक्स ले या एच डैश एक्स ले सम। फिर उसके बाद पार्ट 2 का सेक्शन है फर्स्ट, सेकेंड डाउट। डाउट है, कल ही तो इस तरीके का क्वेश्चन किया ना। ठीक है, सेकेंड में यहाँ पे हमें दिया गया एफ ऑफ 0 है नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। यस तो सर। यहाँ से जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो लेस देन और इक्वल टू एक्स बाई 2, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू कहाँ है? 0 to 2। तो क्या हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है बताओ? 1। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। तो वो तो गया प्रूफ ही। क्या दिया है लेकिन आंसर? बी है। BBS. जी है ना, सही तो है। ठीक है, फिर उसके बाद F3 सी ऑप्शन। देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 2 रूट्स इन -1, तो A मिल गया, बोलो A मिल गया क्या? सर वो तो उसको एफ डैश एक्स ये करके उसको इंटीग्रेट करके जैसे हमने कल किया था वैसे ही। हाँ वैसे ही करना है। तो A मिला क्या तुम्हें? A करेक्ट है या रॉन्ग है बताओ? अच्छा ए ऑप्शन, हाँ मिल गया। A करेक्ट है। फिर उसके बाद B कैसा है? करेक्ट है। यस सर। एंड तुम बताओ अगर A एंड B करेक्ट है तो क्या C करेक्ट नहीं होगा?
सोच समझ के बताओ, इंटरवल्स को देखो, बोलो। यस सर, होगा सर आ करेक्ट। गया समझ। होगा, दिख गया। अब वो डी नहीं हो पाएगा Yes. क्योंकि वहां पे कैन बी 2 बोला गया है। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस कैन बी 2 इन -1 to 0, लेकिन वो तो एक ही आएंगे, ठीक है, एक ही आएगा। Yes sir. F4 फिर उसके बाद पार्ट 3 सेक्शन F, वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलो, तो ये हो गया है। अब रोल LMVT में एक वो लास्ट वाला क्वेश्चन एफ डैश वाला देखा था ना हमने, एफ डैश एक लेस देन और इक्वल टू। तो लिखो क्वेश्चन। अब यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन a, f ऑफ x इज इक्वल टू ln x है, और x बिलोंग टू क्लोज a टू क्लोज b, ठीक है। देन शो दैट there exists C to A and B such that f dash C is equal to ln B minus ln A upon B minus A, and show that B minus A upon B less than चलो देख लो। अब यहाँ पे कौन से पॉइंट को देखते हुए हमें हिंट लेनी है। तो f ऑफ x हमें गिवन है, लेकिन हर बार गिवन रहे ये जरूरी नहीं है। हमें डायरेक्टली ऑप्शन में ये चीज रहेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट, तो ये चीज रहेगी, ठीक है। तो इससे हमें आइडिया लेनी होती है कि f ऑफ x को क्या लेना है। वो आइडिया कैसे ले, यहाँ पे देखो ऊपर में वो डिफरेंस आना चाहिए फंक्शन ln b माइनस ln a आएगा, एंड बाद में जब b माइनस a को नीचे लेके आ जाएंगे तो ये वाला फॉर्म हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम f ऑफ x को ln x अपॉन x ले सकते हैं, सॉरी ln x, ठीक है। कैसे यहाँ से कैसे हिंट लेनी है वो बता देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये सारी चीजें गिवन नहीं रहेगी, हमें बस डायरेक्टली ये प्रूव करना होगा। तो हिंट कैसे ले, मतलब ऊपर में सेम फंक्शन का, लेकिन a एंड b पुट करने के बाद जो वैल्यूज आ रही है उनका डिफरेंस चाहिए। तो ln b माइनस ln a, अब इस b माइनस a को नीचे लेके चले जाओ, ठीक है। तो LMVT से हम इसको f डैश लिख सकते हैं, ठीक है, f डैश लिख सकते हैं। तो f डैश क्या आता है उसमें, रोल्स में f डैश x इज इक्वल LMVT में f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a होता है ना। तो देख लो यहाँ से अगर हम f ऑफ x निकालने जाएंगे तो वो आ जाता है ln x, ln b अगर f ऑफ b अगर ln b है तो f ऑफ x कितना आ जाएगा ln x। तो इस तरीके से हिंट लेनी होती है इनइक्वलिटी से ही। अब यहाँ पे तो कुछ जरूरत नहीं है उसकी, दिया हुआ है सीधा, हमें बस देखना है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बोलो। है सर। कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, यस सर। डिफरेंशिएबल इन ओपन ए टू ओपन बी, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो वहां से हम
LMVT की हेल्प से क्या ये बोल सकते हैं क्या देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी इन A to B, उसके लिए f डैश सी f ऑफ B माइनस f ऑफ A अपॉन B माइनस A आएगा, बोल सकते हैं? यस सर। तो f डैश सी कितना आएगा? ये ln B माइनस ln A अपॉन B माइनस A। एंड अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा? 1/. 1/x। 1 अपॉन एक्स। 1/. तो f डैश सी कितना आएगा? 1/c। बोलो, यस सर। क्या ये पहली वाली चीज प्रूव हो गई? इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ. अब उसके बाद ये तो चलो हो गया। f डैश एक्स कितना आ रहा है? 1/x फॉर x बिलोंग्स टू A to B। अब तुम बताओ, अगर ये A to B के बीच में 1/x आ रहा है, A एंड B दोनों के दोनों पॉजिटिव है, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, A B दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो f डैश एक्स कैसा, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? Decreasing. f dash x is greater than 0 for x belongs to A to B, therefore f of x is increasing in क्या आ जाएगा? A to B, A, B। A to B के बीच में इंक्रीजिंग आएगा। अरे एक मिनट, हमें ये थोड़ी दिखाना है, हमें तो f डबल डैश की बात करनी होगी, क्योंकि वो f डैश में इनइक्वलिटी है। तो और आगे बढ़ते हैं, ये तो चलो दिख जाएगा, लेकिन इसका कुछ काम नहीं यहाँ पे, डबल डेरिवेटिव का काम है। डबल डेरिवेटिव निकालो, f डबल डैश एक्स -1/x²। -1/x²। अब तुम बताओ ये सारे x के लिए कैसा है, ये जो A to B के बीच में आएंगे? नेगेटिव। f डबल डैश एक्स निगेटिव है, जो A to B के बीच में आ रहे हैं। तो f डैश एक्स बताओ कैसा है? मैं f ऑफ x की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं f डैश Decreasing. एक्स की बात कर रहा हूँ अभी। डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग आएगा। देयरफॉर f डैश एक्स जो है इज डिक्रीजिंग इन ओपन A टू ओपन B, इसके बीच में डिक्रीजिंग होगा वो। एंड अगर इसके बीच में डिक्रीजिंग होगा तो क्या हम यहाँ पे f डैश A एंड f डैश B इसके बीच में f डैश C आएगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? सर वो डिक्रीजिंग होगा सॉरी ना। डिक्रीजिंग है ना, उल्टा f डैश B एंड f डैश A के बीच में f डैश C आएगा, ये बोल सकते हैं? यस क्योंकि सर। यहाँ पे जो C था, वो जो C है वो किसके बीच में लाई कर रहा है? ओपन A टू ओपन B के बीच में। ठीक है, ये हमें मिल गया। फिर उसके बाद हमने f डैश एक्स निकाला, जो फंक्शन लिया था उससे, ये आ गया। f डबल डैश एक्स निकाला, ये आ गया। हमें दिख गया कि f डबल डैश एक्स कैसा है, निगेटिव है। वहां से हम क्या बोल सकते हैं, f डैश एक्स डिक्रीजिंग है A टू B के बीच में। तो f डैश एक्स यहाँ पे डिक्रीजिंग है वो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं C इज ग्रेटर देन A एंड लेस देन B। तो f डैश लगाएंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। मान लो अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो ये, क्योंकि डिक्रीजिंग है ना f डैश। अब हमने f डैश लगाया तो इनइक्वलिटी चेंज, यानी f डैश C किसके इक्वल है? ये 1/a आएगा, ये 1/b आएगा। अब ये b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, और b माइनस ए पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, तो उससे ये प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes. दोनों क्वेश्चन, दो पार्ट है इसमें, ठीक है। एक पार्ट तो है ये पहला वाला, वो तो बहुत आसानी से मिल जाएगा LMVT की हेल्प से। एंड दूसरे वाले में लेकिन हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो लिखो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
सर नेक्स्ट पेज। आज पहली बार इतनी अटेंडेंस लग दिख रही है। क्या लगा नया टॉपिक शुरू होने वाला था, ऐसा लगा क्या? ठीक है, वो तो स्टार्ट कर देंगे अपन, थोड़ा सा ही बाकी, इसमें टाइम भी बहुत है अपने पास। पहली क्लास नहीं हुई थी क्या तुम लोगों की? नहीं सर, नो सर। क्यों? नहीं पता पता। सर। पता ही नहीं है क्या? पूछा नहीं क्या मान सर से? किसी ने नहीं पूछा क्या? उनको मान नहीं सर, क्या? आंसर का नहीं। हाँ तो वही, लेकिन फिजिक्स की थी ना, तो मान सर से पूछ लेते। तुम्हें भी मजे आ गए होंगे क्लास नहीं हुई तो, है कि नहीं? आधे घंटे से इंतजार कर रहे थे सर। थोड़ा रिलैक्स फील हो रहे होंगे। नहीं, किसी वजह से नहीं हुए होगी, नेटवर्क इशू वगैरह कुछ होगा। ऐसे थोड़ी पोपट हो गया भाई, एक दिन ही तो हुआ है, क्या हर दिन होता है क्या? नो दूसरी बार है सर। दूसरी बार। अच्छा, उन्हीं सर का हुआ है क्या ये? यस सर। ठीक है, कोई नहीं। सर नेक्स्ट पेज दिखाइए। मजा आ गया, लेकिन देखो इतने परेशान हो गए बच्चे फिजिक्स से, मजा आ गया कह रहा है ये गधा। जुलूम ढाए जा रहे क्या फिजिक्स में तुम्हारे ऊपर? नो सर। ये का है फिर, मजा आ गया क्यों कह रहा है ये समर्थ? क्यों पार्थ? नो सर। नहीं? और फिजिक्स में बहुत कम होगा है ना, सिलेबस बाकी है अभी। फिजिक्स में क्या क्या बाकी रह गया तुम लोगों का? 3-4 चैप्टर्स बाकी है। बड़े बड़े बाकी है क्या? हाँ। सर ये मैथ 2 बड़े और 2 छोटे। अच्छा अच्छा, हाँ सही है, ठीक है। चलो ये क्लियर है क्या लेकिन अपना एलएमवीटी? यस। यस यस सर। ठीक है, तो लिखो अब नेक्स्ट। प्रूव दैट, show that b minus a upon 1 plus b square is less than tan inverse b minus tan inverse a is less than b minus a upon 1 plus a square. ठीक है, जहां पे a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन a है। तो फंक्शन कौन सा लेना है वो तो तुम समझ ही गए होंगे तुरंत ही। यस tan सर। inverse of x। tan इनवर्स x। कितने लोगों का हो गया प्रूफ? हाँ ये है बेटा, ये हमें प्रूव करना है जहां पे a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन a है। ठीक है,
ये देखो चैतन्य की चांदी हो गई, आज बाहर गया था और क्लास ही नहीं हुई। इसको कहते हैं किस्मत, है कि नहीं चैतन्य? गधा कहीं का, इसको किस्मत कह रहा है। पकड़ के मारना चाहिए। कहाँ घूम रहा है इतने सुबह सुबह तू? हाँ चैतन्य, ये किशोर बताएगा कहाँ गया था ये? फ्रेंड को छोड़ने गया था सर। कहाँ गया था? फ्रेंड को छोड़ने। फ्रेंड को छोड़ने गया था, क्लास छोड़ के? बताओ, ऐसा कोई स्पेशल फ्रेंड था क्या? हाँ, तो तू क्लास मिस करके, बाहर तो बारिश का भी मौसम हो रहा है, उसमें जा रहा है? हाँ कह रहा है रे, बहुत स्पेशल होगा कोई ना कोई। चलो ठीक है, ये किशोर से पूछ लूंगा ना मैं, किशोर और निखिल से बता देंगे। ठीक है, तो चलो देखो अब यहाँ पे ये tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a, और उस b माइनस a को नीचे लेके आ जाओ। ये चीज हमें वहां पे दिख रही है इनइक्वलिटी में, ठीक है? तो इसका मतलब इसको कैसे रीड करेंगे हम? f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, इस तरीके से, है कि नहीं? तो यहाँ पे f ऑफ x फिर कितना लिख सकते हैं? tan इनवर्स x। तो ये हमें मिल गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? फंक्शन कैसे लिखा है tan इनवर्स x? No, ठीक है, sir. उसके बाद अब इसका डिफरेंशिएशन f डैश x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? फिर उसके बाद f डबल डैश एक्स निकालेंगे तो वो माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये a टू b के बीच में। तो तुम बताओ ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव? नेगेटिव। f डबल डैश एक्स निगेटिव आएगा, क्योंकि a एंड b दोनों के दोनों पॉजिटिव है, और इस इंटरवल में f डबल डैश एक्स निगेटिव आ रहा है। देयरफॉर f डैश कैसा फंक्शन होगा? इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन f डैश। तो अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसके बीच में एक c पॉइंट आएगा, तो वो a से बड़ा होगा एंड b से छोटा होगा। तो f डैश c जो है वो ग्रेटर देन b होगा, f डैश b होगा, एंड लेस देन f डैश a होगा। एंड f डैश a कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, एंड ये 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। एंड LMVT से इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? f ऑफ b tan माइनस इनवर्स f ऑफ b a माइनस tan इनवर्स a। अपॉन b माइनस a। तो इसका मतलब क्या है? वो tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a अपॉन b माइनस a। तो इससे वो प्रूव हो जाएगा। क्लियर? क्या डाउट है? No doubt sir. तो इसको जल्दी कॉपी करो। अब ये तो चलो a एंड b के टर्म्स में तो हमें इजीली दिख भी जा रहा है। अब x के टर्म्स में रहेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे ये जो इनइक्वलिटी है ना, इसमें ये a b के टर्म्स में है, तो वो दिख जाता है कि फंक्शन कौन सा लेना है, किस तरीके से उसको अप्रोच करना है। लेकिन x के टर्म्स में भी रह सकता है, तो वो भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं उसका। लिखो इसको।
और जो अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट, टॉपिक आसान है बहुत, ठीक है। तो जितने लोग आज अटेंड कर रहे हैं इसलिए ध्यान से सुनना कि वो टॉपिक आसान है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी इजी इजी आते हैं और स्कोरिंग है वो टॉपिक, तो उसको मिस मत करना उसका एक भी लेक्चर, क्योंकि उसमें सारी चीजें लिंक्ड है। स्टार्टिंग में एक आध लेक्चर में बोर होगा क्योंकि सारी डेफिनेशंस बताने वाला हूं मैं, लेकिन उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये अगर हो गया होगा, हाँ स्टार्टिंग में रहता था वो ईशान, बाद में शायद उसकी तबीयत खराब है तो वो रिकॉर्डेड देखता है सिर्फ, ऐसा कुछ है। 3x3 ऑर्डर तक की मैट्रिक्स है। उसके बाद है बाय यूजिंग, क्वेश्चन ये है, बाय यूजिंग LMVT प्रूव दैट x upon 1 plus x is less than ln 1 plus x is less than x। और ये क्यों पूछ रहे हो समर्थ तुम? ठीक है, कोई नहीं, तो जल्दी से इसको प्रूव करो LMVT की हेल्प से। और लास्ट टाइम तो ये टॉपिक ही हटा दिया था, रोल्स एंड LMVT का, जो सिलेबस कम हुआ था उसमें। एक हाँ, एक्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी है, एक मिनट को रेस्ट्रिक्शन बता देता हूँ। एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे R प्लस है। अब आ रही क्या मेरी वॉइस? Yes, sir. आ रही है सर, क्लियर है। वह ग्राफ से क्या हो गया प्रूव, LMVT से प्रूव करना है। चलो देखो इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें ये प्रूव करना था, तो इसमें पहले थोड़े से रीअरेंजमेंट्स या फंक्शन कौन सा एज्यूम करना है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ln 1 plus ln x नहीं ln x नहीं, ये ln ln 1 1 plus x माइनस
ln 1+0 ऐसा लिख सकते हैं इसको, बोलो। हाँ यस। यस सर। अपॉन में, या तो फिर एक काम ये कर लिया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें, यह आ जाएगा एंड नीचे 1+x -0 ऐसी चीज हमें वहां पे मिलेगी, सॉरी 1+x -1+0, क्या ये चीज यहाँ पे मिलने वाली है क्या हमें इसमें? हाँ सर। हाँ जब x को नीचे Yes. लेके जाएंगे तो मिलेगी, ठीक है। तो इसको देखते हुए जो फंक्शन हम लेंगे वो कौन सा रहेगा, f(x) ln ln 1+x, 1+x। ठीक है। अब ये x बिलोंग्स टू किसके लिए, r प्लस के लिए, ठीक, x बिलोंग्स टू r प्लस के लिए, एंड इसको हम क्या f' के इक्वल लिख सकते हैं क्या? यस सर। एंड यहाँ पे c फिर किसके बीच में वैरी करेगा, 0 to x के बीच 0 में, to infinity। ठीक है। x लिख ले 0 to x, क्योंकि यहाँ पे a to b होता है ना, इस वजह से। ये f(x) आ गया, f'(x) कितना आ जाएगा, 1/1+x, एंड f"(x) -1/1+x का होल स्क्वायर। तो ये बताओ कैसा, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? f'(x) डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग, और x बिलोंग्स टू r प्लस, एंड अगर ये डिक्रीजिंग है तो f'(x) मतलब ये निगेटिव है तो f'(x) डिक्रीजिंग, एंड f'(x) अगर डिक्रीजिंग है तो c अगर इससे बड़ा है, मान लो 0 से बड़ा ले लिया एंड x से छोटा ले लिया हमने c को, और होगा ऐसा यहाँ पे c हमने 0 to x के बीच में लिया है, तो यहाँ पे f' लगा देंगे, तो इनइक्वलिटी चेंज, ठीक है। ये देखो f'(0) कितना आ जाता है 1, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ln 1+x ln 1+0 अपॉन 1+x 1-0, ठीक है। या तो तुम ऐसा करो, यहाँ पे सीधा नीचे x -0, क्योंकि हम फंक्शन क्या ले रहे हैं, ln 1+x, तो सेम ही चीज आने वाली, x से आने वाला है, x -0 इज ग्रेटर देन f'(x) मीन्स कितना, 1/1+x, तो प्रूव हो जाएगा। ये क्लियर है क्या, बताओ? हाँ सर। फिर c 0 to x कैसे लिए? जैसे अगर, क्या ये f(x) दिख रहा है यहाँ पे, एंड ये Yes, f(0), ठीक है, ये f(x) एंड f(0) दिख रहा है, तो f'(c) f(x) माइनस f(0) अपॉन x -0 अगर आ रहा है, तो क्या हम यहाँ पे c को x 0 to x के बीच में लाई कर रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते? अगर तुम ही देखो, अगर f(b) माइनस f(a) अपॉन b माइनस a लिखता, तो किसके बीच में लेते हैं, a एंड b के a बीच to में। b। तो वैसे ही यहाँ पे ये f(x) माइनस f(0) अपॉन x -0 आ रहा है, तो c को हम 0 to x के बीच में ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सर। मतलब इसमें जो भी c लेना है उसके ऊपर लिमिट वो वैरी x के टर्म्स में होनी चाहिए, जब भी वो x में इनइक्वलिटी प्रूव करनी होती है LMVT के हेल्प से, तो ठीक है। हो गया? यस सर। ठीक है, और वो मॉड्यूल का क्वेश्चन कौन सा था वो भी देख लेते हैं, कौन सा था वो? 10 π/5 f5। tan x है, ओके। जीरो टू
5/5 की बात करनी है तो उसको देखो LMVT से कैसे करेंगे, है ना। ऐसे नहीं करना है, उसमें थोड़ी अलग चीज है। ये हो गया। Yes. यस सर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन वहां पे f(x) हमें कितना दिया गया है, 10x। x किसके बीच में दिया गया है, 0 to π/5। एंड हमें क्या दिखाना है, ये जो f(π/5) है वो π/5 से बड़ा एंड 2π/5 से छोटा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे f' निकालते, मान लो f', तो वो किसके इक्वल लिखते, LMVT की हेल्प से ऐसा लिखते, बोलो। हाँ सर। ठीक है, ये लिखते हैं। अब उसके बाद यहां से निकालते हैं f'(x), तो वो कितना आता, x²x। एंड ये जो f'(c) लिखते हैं तो वो कितना आ जाता, sec²c आ जाता। ठीक, अब तुम बताओ अगर x 0 to π/5 के बीच में लाई कर रहा है तो क्या ये f'(c) 1 से बड़ा एंड 2 से छोटा होगा क्या, सोच समझ के बताओ। as x lies between, therefore इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी एंड 2 से छोटी आएगी। अब ये 2 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें 2 लेने पे ही वो चीजें हमें दिखेगी। देख लो, क्योंकि साइन sec π/4 की वैल्यू √2 होती है, उसका स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, लेकिन ये π/5 है मतलब sec π/4 से छोटा है। मीन्स इसकी जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, sec² π/5। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे sec² π/5 आएगी, वो तो sec² π/4 से छोटी, इसका मतलब वो 2 से छोटा रहेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या, बोलो। नहीं सर। सर सेक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। ये फंक्शन बताओ कैसा है f', जल्दी से, मतलब ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive है. पॉजिटिव है। f'(x) इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब f(x) कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीज। इंक्रीजिंग। f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड f" भी निकालो, चलो तुम f" जब निकालोगे, क्योंकि f" की जरूरत है, तो वो निकालो। 2 sec cube x into 10x। 2 sec square x। अब 0 to π/5 में कैसा है, f'(x) ग्रेटर देन पॉजिटिव। 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो f'(x) कैसा आएगा, इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग आएगा, तो c 0 से बड़ा एंड π/5 से छोटा है, तो उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे अब, f'। क्या ही लिख सकते हैं अब, बोलो। यस सर। अब f'(c) मतलब यहां से ये आ जाएगा, f'(0) कितना आएगा, f'(0) 1। 1, तो ये 1, यहाँ पे ये f(π/5) माइनस f(0) अपॉन π/5 माइनस 0, एंड ये आ जाएगा यहाँ पे sec² π/5। ठीक है, तो ये 1 है, यहाँ पे ये आ जाएगा f(π/5) अपॉन π/5। तो ये बताओ sec² π/5 जो है वो लेस देन sec² π/4 रहता है, बोलो। यस सर। यस रहता सर। है,
तो इस वजह से हम यहाँ पे ये sec स्क्वायर पाई बाय 5 से अगर ये छोटा है तो sec स्क्वायर पाई बाय 4 से भी छोटा रहेगा, है कि नहीं? बिकॉज sec स्क्वायर पाई बाय 5 sec स्क्वायर पाई बाय 4 से छोटा है। तो उसके बाद अब ये f ऑफ पाई बाय 5 पाई बाय 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, एंड इसकी वैल्यू 2 होती है तो ये 2 पाई बाय 5। ठीक, क्लियर? क्लियर है सर। अब वहां पे 2 पाई बाय 5 लाना था, इसकी वजह से इसके बाद ये सोचना पड़ा, वरना अगर ऐसे भी रखते तो वो गलत नहीं है, लेकिन वो कभी दिखेगा ही नहीं तुम्हें ऑप्शन में या जो प्रूव करना है उसमें, तो हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे 2 पाई बाय 5 लाया जा सकता है। तो लिखो अब किसी को कोई डाउट इसमें? तो कंप्लीट कर लो अब इसकी मॉड्यूल, ठीक है? हो चुका है ये खत्म, अब इसकी मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना। तो इस वीक में डिस्कशन भी इसका कंप्लीट कर लेंगे, ठीक? देख लो इसके हर साल 4, इस 2020 में तो 4 क्वेश्चंस है, फिर उसके बाद 19 में 2, 18 में 1, 17 में 4, 5, 6, 16 में 1, 15 में 2, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर। अगर पूछना होगा तो 4, 4, 5, 5 भी आते हैं ना, एक भी ऐसा साल भी रहे जिसमें एक क्वेश्चन आया है। मतलब पेपर अगर टफ बनाना है तो इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी तो पढ़ ले, सर नेक्स्ट पहले पेज। पढ़ ले हर्षवर्धन, ठीक है? हाँ, कोई कुछ कह रहा था? नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज, चलो देख लो। 12 में 13 में पहले 4, 4, 5, 5, 2 क्वेश्चंस तो रहते ही, तो मतलब 2 तो मान के चलो आएंगे ही। चलो अब हेडिंग डाल दो, नेक्स्ट हेडिंग। जल्दी लिखो इसको। डन सर। डालो नेक्स्ट हेडिंग, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो पहले तो जान लेते ये टॉपिक आया कहाँ से, कैसे जनरेट हुआ। तो जैसे हमने 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस सॉल्व किए हैं स्ट्रेट लाइन वगैरह में, लीनियर इक्वेशंस है ना, मतलब जैसे कि ये ax + by + इज इक्वल टू 0,
एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये होंगे ना। Yes, sir. अब ऐसे ही जब 3 की बारी आती है, तो 3 की बारी आती है तो क्रैमर्स ने एक रूल निकाला जिसमें उसने डिटर्मिनेंट जनरेट किया, ठीक है। और डिटर्मिनेंट सबसे पहले आया 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, एंड उसके बाद फिर मैट्राइसेस जनरेट हुआ है। लेकिन हम पढ़ेंगे उल्टा, पहले जो लास्ट में जनरेट हुआ है उसको पहले पढ़ेंगे मैट्राइसेस को, एंड देन डिटर्मिनेंट को पढ़ेंगे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आई है। मतलब क्रैमर्स रूल या 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, वो सबसे लास्ट में देखेंगे। उसी की वजह से ये पूरा टॉपिक आया है, ठीक है। तो इसमें जो मैट्राइसेस होता है, मैट्राइसेस एक अरेंजमेंट है। मैट्राइसेस कोई एक वैल्यू नहीं होती है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू रहती है। ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू रहती है, लेकिन मैट्राइसेस एक अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले क्या देखें, मैट्राइसेस देखेंगे। तो लिखो मैट्राइसेस क्या होता है। मैट्राइसेस is the arrangement of object in row and column like manner. रो एंड कॉलम लाइक मैनर, ठीक है। तो ये बस एक अरेंजमेंट है मैट्राइसेस। रो एंड कॉलम लाइक मैनर मींस, तो मान लेते हैं कि एग्जांपल ले रहे हैं हम, हमारे पास अब मान लेते हैं 9 ऑब्जेक्ट्स है, उसको हमें 3 रो एंड 3 कॉलम में देना है। हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट्स है, उसको हमें 3 रो एंड 3 कॉलम में देना है। तो उसकी अरेंजमेंट देखो कैसे आएगी। मैट्राइसेस को रिप्रेजेंट करने का ये रहता है तरीका। और इसमें मान लेते पहला एलिमेंट A11, फिर दूसरा A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। तो इस तरीके से उन 9 ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पे अरेंजमेंट होगा, ठीक है। 3 रो है, देखो 1 रो 2 रो 3 रो एंड 3 कॉलम है। तो 3 रो एंड 3 कॉलम में इस तरीके से उनका अरेंजमेंट होगा, और उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये कहलाती है मैट्रिक्स ए। और इसमें इसकी जो ऑर्डर है, कितने रोज है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, तो इसको कहते हैं 3x3 की मैट्रिक्स। पहला वाला नंबर होता है रो का एंड दूसरा वाला नंबर होता है कॉलम्स का। तो 3x3 की मैट्रिक्स है ये, ठीक है। एंड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 ब्रैकेट्स रहते हैं। एक तो ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये भी एक ब्रैकेट है मैट्रिक्स को डिटरमिनेट रिप्रेजेंट करने का। या तो डबल ब्रैकेट, इधर 2 एंड इधर 2, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट रहेगा। तो ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके ब्रैकेट के थ्रू। ये वाला एक जनरली यही यूज करते हैं, डबल वाला बहुत रेयरली यूज होता है, कभी दिखेगा भी नहीं डबल ब्रैकेट का कहीं पे क्वेश्चन। बस इतना ध्यान रखना, मैट्रिक्स मीन्स एक अरेंजमेंट है। ये तो हमने 9 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट की है, 3 कॉलम एंड 3 रो में। तो इसकी जो ऑर्डर है, ये जो है वो कहलाती है ऑर्डर। तो कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये? 3x3 की, मतलब इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। ऐसे अगर मान लो हमारे पास n² ऑब्जेक्ट है या m इंटू n ऑब्जेक्ट्स है, m इंटू n, तो उनको हमें m रो एंड n कॉलम में अरेंज करना है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका A11, A12, A13, m रो एंड n कॉलम में अरेंज करना है, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद A21, A2n,
लास्ट में जब नीचे चलते जाएंगे तो जो लास्ट वाली रो आने वाली है उसमें वो कौन से नंबर की रो रहेगी, mth नंबर की रो, तो उसमें ये पहले कॉलम का एलिमेंट। तो इस तरीके से उनके अरेंजमेंट आएगी और इसकी ऑर्डर रहेगी m क्रॉस n। तो इसकी ऑर्डर है ये m क्रॉस n। यहाँ पे 1 1 इसके टर्म्स में इसलिए लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, एंड ये फर्स्ट रो nth कॉलम का एलिमेंट, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ऐसे। यानी ये लास्ट वाला mth रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, mth रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, एंड mth रो एंड nth कॉलम का एलिमेंट है ये। तो ऐसे ये टोटल यहाँ पे m इंटू n ऑब्जेक्ट्स है, उनकी ये अरेंजमेंट है जिसमें m रोज है और n कॉलम्स है। तो मैट्रिक्स में सिंपली एक अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहलाती है ऑर्डर। इसको मल्टीप्लाई करके मत लिखना, बीच में क्रॉस रहने देना। ये पहला वाला होता है नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ रोज, एंड ये नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड इसकी ऑर्डर फिर m क्रॉस n, मैट्रिक्स A की ऑर्डर। एंड इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, इतना बड़ा कौन रिप्रेजेंट करे, तो Aij, जिसमें इसकी ऑर्डर है अब m क्रॉस n की, जहां पे i वैरी कर रहा है 1 to m, ठीक है, एंड j वैरी कर रहा है 1 to n, जहां पे i एंड j दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स है। तो इसको, इस पूरे को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ठीक है। ये अभी Aij लिखा हुआ है, मतलब ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट है। तो जब हम i की जगह पे 1 लेंगे एंड j की जगह पे 1 लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मींस ये मिलेगा, i की जगह पे 1 j की जगह पे 2 तो ये मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट मिल जाएगा इसमें, इतने से इससे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है इस पूरे को रिप्रेजेंट करने का। लिख लिया? यस सर। और उसके बाद इसमें डायगोनल भी होता है, ठीक है। तो डायगोनल के बारे में जान लेते हैं। लिखो, मतलब एग्जांपल के थ्रू ही देख लेते हैं। A11, A12, A13, सॉरी A12 एंड A12 तो हो गया ना, A21 एंड ये A22, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो इसमें जो ये एलिमेंट्स रहते हैं, जिसमें जिस रो का एलिमेंट एंड जिस कॉलम का एलिमेंट है वो रो एंड कॉलम सेम हो जाए, जैसे कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इनको कहते हैं, मतलब इसको डायगोनल कहते हैं। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट से ये डायगोनल कहलाता है, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ A11, A12, A13 एंड A21, A22, A23, ये कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। तो ये भी यहाँ पे डायगोनल होगा, जिसमें जिस रो का एंड कॉलम का एलिमेंट है वो रो एंड कॉलम का नंबर सेम रहे, तो ये डायगोनल है। फिर उसके बाद A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, तो इसमें ये डायगोनल आ जाएगा, है कि नहीं, ये डायगोनल हो जाएगा। इनको डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं।
A11 A22 यहाँ पे A11 A22, यहाँ पे A11 A22 833, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। क्लियर? डायगोनल Yes, क्या sir. होता है, किसको डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं? हाँ बोलो समर्थ, कुछ कहना है? सर इसमें हम A11 और A22 वाले को एक सेपरेट डायगोनल बोल सकते हैं क्या थर्ड वाले में? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, वो पूरा ही लेना पड़ेगा, लेना है तो ठीक है। Yes. अरे नहीं लेंगे ना, उसमें मैंने क्या बोला अभी डायगोनल के लिए, जिस रो एंड जिस Number कॉलम of का row एलिमेंट equal वो to है number तो of वो column. कॉलम एंड रो का नंबर सेम होना चाहिए। हाँ कोई कुछ कह रहा है, प्लीज बोलो। जी की तो आवाज आ रही थी ना अभी। सर वो number of row equal to number of column बोला था। नहीं नहीं, वो होने की भी जरूरत नहीं है डायगोनल के लिए। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली क्या, जिस रो का एलिमेंट एंड जिस कॉलम का एलिमेंट है वो रो एंड कॉलम का नंबर सेम होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे वो डायगोनल है। वो उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे उनको डायगोनल एलिमेंट्स। तो जैसे अगर मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, तो अभी ये डायगोनल एलिमेंट होगा, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट है इसका, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट है। हो गया ये? सर डायगोनल Yes, को sir. ढूंढ के क्या होगा? हाँ सर डायगोनल को ढूंढ के क्या होगा? डायगोनल को ढूंढ के क्या होगा, वो क्वेश्चन के थ्रू ही पता चलेगा। बस ये टर्म्स इसमें क्या क्या होते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ये डायगोनल होता है, ठीक है, ओके। ओके सर। ये पहला वाला होता है नंबर ऑफ रोज, दूसरा वाला होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्राइसेस मतलब एक अरेंजमेंट होती है, एंड इसमें जिस रो एंड जिस कॉलम का एलिमेंट है अगर वो रो एंड कॉलम सेम हो रहे हैं तो ऐसे एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को, जैसे ये, इनको कहते हैं डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे ये डायगोनल एंड उसके अंदर के डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें तो ये यस सर। टर्मिनोलॉजीज को कैसे डिफाइन किया गया है वो हम देख रहे हैं। तो उसके बाद लिखो डेफिनेशन अब। ये तो हो गया मैट्राइसेस, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं उसके बारे में। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, अब टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रो मैट्रिक्स। देखो रो मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स हैविंग ओनली सिंगल रो, मैट्रिक्स हैविंग ओनली सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे लिखना चाहोगे तो जिसमें एक ही रो होनी चाहिए। सर रिपीट करो। मैट्रिक्स हैविंग ओनली सिंगल रो इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। A11 A12 A13 ऐसे चलता जाएगा A1n। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, रो मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें एक ही रो है, ठीक है। तो ये 1 क्रॉस n इसका ऑर्डर रहेगा। फिर उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स बताओ क्या होगी। में एक ही कॉलम Only one column. ओनली 1 कॉलम, तो लिख लो
मैट्रिक्स M having cross. only one column is called as column matrix. उसमें एग्जांपल में क्या आ जाएगा, A11 M cross 1. और ये M1, ठीक है, एक ही उसमें रो कॉलम है, बाकी तो रोज है, तो M क्रॉस 1 की ये मैट्रिक्स है, ठीक है। थर्ड, जल्दी से लिखो, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। जिसके सारे एलिमेंट जीरो है उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। देखो, मैट्रिक्स इन विच all the elements are zero, matrix in which all the elements are zero is called as null matrix. For example, जैसे कि ये 0 0 0 0, तो ये 2 क्रॉस 2 की नल मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद 0 0 0 0 0 0, ये 2 क्रॉस 3 की नल मैट्रिक्स है। ठीक, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो उसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। सर हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। लिखो, पहले लिखो जो भी बोला जा रहा है। मैट्रिक्स in which number of rows is equal to number of columns, matrix in which number of rows is equal to number of columns is called as square matrix. जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज सेम रहेंगे उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो जैसे कि ये ABCD, अभी वो A11 नहीं ले रहा हूं मैं, ए से ले रहा हूँ। कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है बताओ? 2 cross 2. तो नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद ABCDEFHIJ, तो ये बताओ कौन से ऑर्डर की है? 3 cross 3. क्रॉस 3 की है, ठीक है। तो जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे उसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल आते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, उनका जो सम है वो कहलाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। वो भी पॉइंट लिख लेना यहाँ पे नोट करके, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन स्क्वायर मैट्रिक्स, in square matrix is called as trace of matrix, trace of matrix, उसको हम मैट्रिक्स का ट्रेस कहेंगे। और जैसे एग्जाम्पल में ये मैट्रिक्स अगर मैं ले रहा हूँ ABCD, तो ट्रेस ऑफ, तो TRA ऐसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आ जाएगा A + D, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। अगर मैं मैट्रिक्स ये ले रहा हूँ ABCDEFHIJ, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो जो ट्रेस ऑफ A है, TRA बोला जाता है उसको, ट्रेस ऑफ A वो हो जाएगा A + E + J। क्लियर? हाँ, अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है, ये 1 क्रॉस 1 की अगर मैट्रिक्स है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, सही है। और ये उसका डायगोनल एलिमेंट होगा,
तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है साइमा, हाँ सर। तो ट्रेस ऑफ ए आ जाएगा। चलो बाकी की चीजें हम कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डेफिनेशन ही होगी ज्यादातर कल के, इसमें भी डेफिनेशन वाला पार्ट समझना जरूरी है। एक नई चीज है ये, इसके पहले हमने नहीं देखा हुआ ये। ठीक है, तो इसकी टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है, किसको किस तरीके से देखा जाता है, क्या बोला जाता है, उसके लिए क्या होना चाहिए। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो। नो सर। तो मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना एओडी की, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। या डायगोनल तो हर एक मैट्रिक्स में होता है गौरव, डायगोनल हर एक मैट्रिक्स में होगा। ठीक है, तो एओडी की मॉड्यूल कंप्लीट कर लो, इस वीक में उसको डिस्कस कर लेंगे। एंड आज 4:30 बजे तुम्हारा, 4:30 बजे या 4 बजे? 4:30. 4:30। 4:30 रहेगा, ठीक है कोई नहीं। तो कल थोड़ा सा मैटर मतलब एओडी का डिस्कशन होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा होगा हर दिन। जैसे कल पार्ट 1 का कर लिया, परसों पार्ट 2 का, फिर पार्ट 3 का, ऐसे करेंगे और इस वीक में खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है।